Okay, guys, good evening. All right, so let's start the class. आज अगेन मैं आपको एडीएल मैट्रिक्स से शुरू करवाऊंगा. हमने कल बीसीजी पढ़ा था. नाउ आई विल टीच यू एडीएल मैट्रिक्स. लेट्स स्टार्ट विद एडीएल मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज एडीएल ऑल अबाउट? एडीएल की फुल फॉर्म है आर्थर डी लिटिल. आर्थर डी लिटिल कौन था? आर्थर डी लिटिल वॉज अ पर्सन जिन्होंने एडीएल मैट्रिक्स को बनाया था. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन विच इज कॉल्ड आर्थर डी लिटिल. Okay, so I have Arthur D. Little. This is the full form of ADL matrix. Now again, this ADL matrix, like your BCG, helps in doing portfolio management technique. ये भी portfolio management technique पे काम करता है. And this one completely depends on PLC, product life cycle. Now let me introduce you कि ये PLC क्या होता है, product life cycle. What is this product life cycle is all about? So I have started with ADL matrix. ADL matrix को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था आर्थर डी लिटिल. दिस completely depends on PLC, which is called product life cycle. Now what is this product life cycle all about? ये product life cycle क्या है? Try to understand. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा ग्राफ है which describes the life cycle of any product. वो कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है. द लाइफ साइकिल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन स्टेज. व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू, जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो उसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है. जब वही प्रोडक्ट थोड़ा सा पुराना हो जाता है, इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेज. जब वही प्रोडक्ट थोड़ा सा पुराना हो जाता है, आई कॉल इट एज ग्रोथ स्टेज. देन वो प्रोडक्ट थोड़ा सा और पुराना हो जाता है हमारे पास, वी कॉल इट एज मैच्योरिटी स्टेज. एंड देन उस प्रोडक्ट का गिरने का टाइम आ जाता है, मरने का टाइम आ जाता है, खत्म होने का टाइम आ जाता है, जब उसके शेयर्स गिर जाते हैं. एंड आई कॉल इट एज डिक्लाइन स्टेज. ये सेम टॉपिक आपका नोट्स में भी गिवन है. इफ आई गो बैक ऑन द नोट्स, go back on the notes, you will see here just one second guys. Okay, just give me 1 second guys.
this. I hope that you can see on the screen. Now this is called PLC, your product life cycle. The first stage is called the introductory stage, जब प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नया आता है. उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस शुरू होती है मार्केट के अंदर, कॉल्ड एज ग्रोथ स्टेज. उसके बाद प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, वी कॉल्ड एज मैच्योरिटी स्टेज, जब ग्रोथ हमारी गिरनी शुरू हो जाती है. और लास्ट में जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है और हम इसे बेच नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज. ये जो पीएलसी है, इसका जो ग्राफ है आपका, ये एक एस शेप्ड ग्राफ है. एस शेप्ड ग्राफ. अगर आप ध्यान से देखें इस एस शेप्ड ग्राफ को, यूल सी है कि ये जो ग्राफ है आपका, ये एस शेप्ड है. यहां से एस बन रहा है. दिस लुक एस, उल्टा एस देखिए, इस तरह से एस नजर आएगा आपको. जहां पे पहली स्टेज है हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टेज, दूसरी है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज, ये फोर्थ. ये है आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल. जिस तरह से प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, इसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री का भी लाइफ साइकिल होता है. इंडस्ट्री का भी लाइफ साइकिल होता है. हर इंडस्ट्री भी इंट्रोडक्टरी स्टेज से गुजरती है. इंडस्ट्री का भी एक लाइफ साइकिल होता है. इंडस्ट्री भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरती है. कोई भी इंडस्ट्री की भी इंट्रोडक्टरी स्टेज आती है जब इंडस्ट्री बहुत न्यू होती है. जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री आई, वो बहुत न्यू थी, लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया. धीरे धीरे एप्पल आईफोन आया तो स्मार्टफोन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई, तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू हो गई एंड देन मैच्योरिटी शुरू हो गई. एंड धीरे धीरे आपका अभी भी स्टेज मैच्योरिटी की चल रही है, जब कॉम्पिटिशन बहुत सिवियर हो चुका है. आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी गिर जाए. तो जिस तरह से प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है, जहां स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, इसी तरीके से आपकी इंडस्ट्री की भी एक स्टेज होती है जहां पर एक इंडस्ट्री नए तौर पर पैदा होती है और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री गिर जाती है, डिक्लाइन हो जाती है. इसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कहते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है एडीएल मैट्रिक्स. एडीएल मैट्रिक्स आपका जो एडीएल मैट्रिक्स है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये पीएलसी पे डिपेंड करता है. पीएलसी या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है. एडीएल का जो मैट्रिक्स है आपका, वो 4/5 का मैट्रिक्स है. मैंने इसे 4/5, 4 है इंडस्ट्री मैच्योरिटी, और 5 है आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, ये जो मैट्रिक्स है ये 4/5 का मैट्रिक्स है. 4 है आपकी इंडस्ट्री मैच्योरिटीज और 5 है आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. अगर मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूं, इंडस्ट्री मैच्योरिटी 4 कौन कौन सी है आपकी, अभी मैं बता के हटा हूं आपको. इंडस्ट्री मैच्योरिटी में फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन. ये आपका लाइफ साइकिल है. इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी स्टेज, एंड लास्ट में वी हैव द डिक्लाइन स्टेज. सो 4 तो हमारी इंडस्ट्री मैच्योरिटी हो गई और 5 हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है. वो 5 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमारे पास कौन सी है, इसको हम मटेरियल पे स्टडी करेंगे. सो दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, हमने एडीएल मैट्रिक्स पढ़ा, शुरू किया है. एडीएल मैट्रिक्स 4/5 का मैट्रिक्स है.
जो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक है इंडस्ट्री मैच्योरिटी और एक है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। आपकी इंडस्ट्री मैच्योरिटी 4 होती है, इसलिए 4/5 का मैट्रिक्स है, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ 5 होती है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स तैयार होगा, ये 4/5 का मैट्रिक्स होगा। तो शुरू करते हैं आपका एटीएल मैट्रिक्स के साथ। एटीएल मैट्रिक्स क्या कहता है, लेट्स सी दिस। देखिए, ADL approach uses dimensions of the environment assessment and business strength assessment, which is called competitive position and industry maturity। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है आपका ADL मैट्रिक्स। ये आपका 5/4 का मैट्रिक्स है, 5/4 बोलो या 4/5 का मैट्रिक्स बोलो, जिसमें से 5 आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसे आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी कह सकते हैं, और 4 आपकी इंडस्ट्री मैच्योरिटी है। तो हम शुरू करते हैं आपकी इंडस्ट्री मैच्योरिटी के साथ। लेट मी सी व्हाट इज इंडस्ट्री मैच्योरिटी ऑल अबाउट। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड टू बी एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन स्टेज characterized by rapid growth of the industry, second stage is called to be growth। the market continues to strengthen, sales बढ़ जाती हैं, थोड़ी फेवरेबल मार्केट बन जाती है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही होती है उस स्टेज पर। थर्ड स्टेज इज मैच्योर स्टेज, जहां पर कस्टमर बेस अच्छा बन चुका होता है और लॉ ऑफ कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो शेयर है मार्केट का वो थोड़ा सा गिर जाता है, लो हो जाता है। एंड लास्ट इज कॉल्ड एजिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लाइनिंग स्टेज। सो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कंपनीज मार्केट को अबंडन करना शुरू कर देता है, और फाइट फॉर द मार्केट शेयर अमंग द रिमेनिंग कॉम्पिटिटर बिकम टू एक्सपेंसिव, सो यू लूज योर मार्केट। ना आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये दो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। ये एडीएल मैट्रिक्स एक्चुअली कहता क्या है। एडीएल मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, इफ यू रियली वांट टू मेक अ स्ट्रैटेजी, देन देखिए इसका ये बताता क्या है। एडीएल मैट्रिक्स मैं दोबारा से बता देता हूं कि एडीएल मैट्रिक्स एक्चुअली बता क्या रहा है। एडीएल मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, इफ यू रियली वांट टू मेक स्ट्रैटेजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए दो चीजों पे फोकस करो। वन इज आपकी कंपनी की जो इंडस्ट्री है उसकी मैच्योरिटी क्या है, और आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। अगर आप, कई बार क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस होती है बहुत लो होती है, बट आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है। एग्जाम्पल, अगर नोकिया आज भी 1100, नोकिया 1100, नोकिया 3300, वो पुराने तरह के मोबाइल्स बनाता है, वो अपने जमाने में वो प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट थे। आज भी हो सकता है काफी लोग उसे खरीदना चाहें, बट क्या उसकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस अभी भी है? क्या उस तरह के मोबाइल की डिमांड आज भी है? एब्सोल्युटली नॉट। हो सकता है नोकिया का वो प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट हो,
मगर क्या आपको लगता है कि उसकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है? नहीं है। तो क्या नोकिया वाले, चाहे उनका प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट रहा हो, क्या वो आज भी अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहेंगे? नहीं, उन्हें स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री का डिक्लाइनिंग का टाइम आ चुका है। तो आज भी अगर आप स्ट्रैटेजी लगाओ, अगर आज भी नोकिया वाले पैसा इन्वेस्ट करें और स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम किस तरह से अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि उनका प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, मगर उनकी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, उनकी इंडस्ट्री की डिक्लाइनिंग आ चुकी है। इसका मतलब चाहे कंपटीशन है चाहे नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको इंडस्ट्री की मैच्योरिटी को चेक करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूछता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट निकालना है मार्केट में, आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, और अगर आप एडीएल मैट्रिक्स को फॉलो करते हो, एडीएल मैट्रिक्स बोलती है भैया अगर तू नया प्रोडक्ट निकालने जा रहा है ना, तो कंपटीशन पे, सिर्फ कंपटीशन पे ध्यान मत दे, तो अपनी इंडस्ट्री की मैच्योरिटी भी चेक कर। सपोज करो अगर मैं कॉन्फेक्शनरी का काम करता हूं, कॉन्फेक्शनरी का काम बंद करके मैं सूट साड़ियां बेचना शुरू कर दूं, क्या वो सूट साड़ियों का बिजनेस में मैं चला जाता हूं, अगर क्या जरूरी है कि मेरी सूट साड़ियां बिकेंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उस शहर में सूट साड़ियां बेच रहे हो जहां सूट साड़ियों की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे चल रही है, लोग वेस्टर्न पहनना चाहते हैं। और अगर आप उस मार्केट में, जिस मार्केट के अंदर लोग वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, और आप सूट साड़ियां बेचने जाओगे, तो क्या आपकी सूट साड़ियां बिकेंगी? नहीं बिकेगी। हो सकता है किसी और शहर में सूट साड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं, मगर आप जिस शहर में बेचने जा रहे हो उस शहर में सूट साड़ियों की इंडस्ट्री कितनी है स्ट्रॉन्ग। तो आपको यह चेक करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन को मत देखो, कंपटीशन के साथ साथ इंडस्ट्री की मैच्योरिटी भी चेक करो। ये इंडियन मैट्रिक्स आपको बोलता है। सो इंडियन मैट्रिक्स बोलता है कि दो चीजों पे फोकस करो जब भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। वन है इंडस्ट्री मैच्योरिटी और दूसरा है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इंडस्ट्री मैच्योरिटी मैंने आपको बताया है, इंडस्ट्री मैच्योरिटी की 4 स्टेजेस होती है। वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी ग्रोथ स्टेज, तीसरी मैच्योरिटी स्टेज और चौथी डिक्लाइन स्टेज। आप चेक करो कि आपकी इंडस्ट्री की मैच्योरिटी क्या है। क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, क्या वो ग्रोथ स्टेज पर है, क्या वो मैच्योरिटी स्टेज पे, क्या डिक्लाइन। अगर जिस इंडस्ट्री में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो आप अपना पैसा वेस्ट करने जा रहे हो। पैसा मत वेस्ट करो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री इस टाइम डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। अगर आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे और प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, चाहे जितना मर्जी आपका प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट हो, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हो, मगर फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री इस टाइम डिक्लाइनिंग पोजीशन में जा चुकी है। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, सपोज करते हैं आपकी इंडस्ट्री इस टाइम नंबर 2 फेज पे चल रही है, विच इज ग्रोथ स्टेज, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा? अगेन वो डिपेंड करेगा कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे। आपकी पोजीशन कौन सी है? और वो है हमारे पास टोटल 5 पोजीशंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। अगर आपने इंडस्ट्री मैच्योरिटी चेक कर ली, बहुत बढ़िया, आपकी इंडस्ट्री मैच्योरिटी बहुत बढ़िया है। आपकी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में फल फूल रही है जो इंडस्ट्री खुद बहुत अट्रैक्टिव है इस टाइम पर, बहुत बढ़िया। मगर अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी चेक करें। चलो देखते हैं अब हम हमारी कौन सी ऐसी 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस है जिसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। वो 5 चीजें मेरी कौन सी हैं? लेट्स सी दिस। पहली पोजीशन मेरी पांचों में से पहली है डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है कि मैं डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा हूं मार्केट के अंदर, मैं अकेला हूं वो प्रोडक्ट को बेचने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज बेच रही है। इस टाइम मार्केट में विंडोज को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है।
इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो विंडोज के अंदर डोमिनेंसी क्रिएट कर रही है। मार्केट में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और इस तरह की जो मार्केट पोजीशन होती है जिसमें मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो पक्का आएगा। जब पहली बार स्मार्टफोन की इंडस्ट्री शुरू हुई थी उस टाइम एप्पल आई थी, और जब एप्पल आई थी तो उसके बाद डोमिनेंसी थी। पूरी दुनिया में लोग सिर्फ एप्पल के ही स्मार्टफोन खरीदते थे। मगर कब तक? जब तक सैमसंग नहीं उतर गई कंपटीशन के अंदर। सो पहली कॉम्पिटिटिव पोजीशन है डोमिनेंसी की। ये बहुत रेयर होती है और बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो पक्का आ ही जाता है, कभी ना कभी तो आएगा। There is very little, if any, competition, usually result of bringing a brand new product to the market or having built an extremely strong reputation in the market, like Microsoft. So competitive position number one कौन सी हो सकती है? जब कंपनी मार्केट के अंदर डोमिनेंसी क्रिएट करती है, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कोई बना ही नहीं सकता। तो रिमेंबर, ये जो डोमिनेंसी पोजीशन है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो आएगा उसको कंपटीशन देने के लिए, और जैसे ही दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे ही एप्पल का कंपटीशन सैमसंग घुस गया स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन डोमिनेंसी से अब बन गई है स्ट्रॉन्ग। अब आपका मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कॉम्पिटिटर इज डूइंग। सो एप्पल डज नॉट केयर कि सैमसंग आ गया मार्केट के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ। एप्पल डज नॉट केयर। यू नो व्हाई? क्योंकि उसकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी काफी देर तक नहीं रहती है। धीरे 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 और कॉम्पिटिटर्स इसके अंदर घुसते रहते हैं, और आपका कंपटीशन बड़ा जबरदस्त बन जाता है। फिर भी उस कंपटीशन में भी आप नंबर 1 पे रहते हो, एंड दैट मार्केट इज कॉल्ड टू बी फेवरेबल मार्केट। अब कुछ एक आधा कॉम्पिटिटर नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, मगर फिर भी सारे के सारे कॉम्पिटिटर इंजॉय कर रहे हैं। सो बिजनेस लाइन एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज भी आप बहुत आगे हो उस कॉम्पिटिशन में। बहुत सारे राइवल्स आ चुके हैं, मेनी राइवल्स आ चुके हैं, बट फिर भी आपको एडवांटेज मिल रही है, आप अभी भी आगे ही चल रहे हो। सो मैंने अभी तक क्या बताया है कि पहली कैटेगरी आपकी कंपटीशन की डोमिनेट पोजीशन। आप मार्केट में डोमिनेट हो, डोमिनेंसी आपकी, बट ये पोजीशन बहुत रेयर और बहुत कम टाइम के लिए होती है, बिकॉज ऐसी कंपनीज बहुत कम देर तक टिकती हैं। ये डोमिनेंसी के तौर पर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर जरूर आ जाता है कभी ना कभी, और जैसे कॉम्पिटिटर आ गया आपकी मार्केट पोजीशन बदल गई और अब डोमिनेंसी से आप आ चुके हो स्ट्रॉन्ग के अंदर। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? अभी भी आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, कॉम्पिटिटर आ गया, बट यू डोंट केयर अबाउट योर कॉम्पिटिटर। वो क्या कर रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं उनसे, अभी भी आप इंजॉय कर रहे हो अपनी मार्केट पोजीशन को। और तीसरी पोजीशन होती है जब और कॉम्पिटिटर आना शुरू कर देते हैं, तब मार्केट को कहते हैं फेवरेबल मार्केट। अब कस्टमर बेस आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, पर अभी भी कॉम्पिटिटर जितने मर्जी बढ़ जाए, फिर भी आपको पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेनी है। मार्केट में अभी भी आपकी एडवांटेज है। अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते बढ़ते आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया ड्यू टू सम रीजंस, एंड दैट पोजीशन ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड टू बी टेनेबल मार्केट। द पोजीशन इन ओवरऑल मार्केट इज स्मॉल। आपका मार्केट शेयर बहुत स्मॉल हो चुका है, एंड आपका मार्केट शेयर इस टाइम बेस्ड ऑन नीश मार्केट। नीश मार्केट होती है स्मॉल सेगमेंट मार्केट। नीश मतलब स्मॉल सेगमेंट मार्केट। मे भी हो सकता है आपकी जो पोजीशन है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ही सीमित रह गई है। सपोज आप पंजाब के अंदर का प्रोडक्ट बेचते थे, अब आप पंजाब से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो, आपकी मार्केट बहुत छोटी बन के रह गई है, एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लोकेशन। और जब भी एक कंपनी बहुत छोटी सी मार्केट को अपनी चीजें बेचती है, बहुत छोटे से लोगों को, बहुत कम लोगों को अपनी मार्केट बना के बेचती है चीजों को, उसका टेक्निकल नाम है नीश मार्केट। नीश
NICHE, niche market. When you start selling your products, एक छोटे से सेगमेंट के लोगों को, छोटे से सेगमेंट के कस्टमर्स हैं आपके पास, that is for niche market. Strong competitors are overtaking you. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपसे स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और वो आपको कॉम्पीट कर रहे हैं और आपको ओवरटेक कर रहे हैं. उस टाइम आपकी मार्केट की पोजीशन बन चुकी है टेनेबल, and your market share is building by the product and defining clear competitive advantage. So they have a very clear competitive advantage on you. उनके पास आपके ऊपर एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी मार्केट पोजीशन टेनेबल से निकलकर वीक हो जाती है. और ये वीक वो मार्केट पोजीशन है जहां आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती है. मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, आपने जो मेरे साथ पढ़ा आज उसमें हमने स्टडी किया है एटीएल मैट्रिक्स के बारे में. एटीएल मैट्रिक्स डिपेंड करता है दो चीजों पे. एक हमारी इंडस्ट्री मैच्योरिटी के 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्री नई पैदा हुई है. ग्रोथ वो स्टेज है जहां हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे एक अच्छे कंपटीशन, एक अच्छे प्रोडक्ट्स को अच्छे मार्केट शेयर में डिपेंड हो रही है. मैच्योरिटी, धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो चुकी है, बहुत सारे कंपटीशन आ चुके हैं, बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फुलफिल्ड हो चुकी है आपकी. और डिक्लाइन जब इंडस्ट्री का गिरने का टाइम आ चुका होता है. कॉम्पिटिटिव पोजीशन किसी भी कंपनी की 5 तरह की होती है. एक हमारे पास डोमिनेंट होती है, डोमिनेंसी, जहां पे कंपनी डोमिनेंसी क्रिएट करती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है. दूसरी पोजीशन हमारे पास हमारी कंपनी की स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारे पास एक आधा कॉम्पिटिटर आ जाता है, बट फिर भी अभी हम स्ट्रॉन्ग हैं. फेवरेबल, जब बहुत सारे हमारे राइवल्स कॉम्पिटिटर आ जाते हैं बट फिर भी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शेयर करते हैं. टेनेबल, जब हमारे मार्केट शेयर बहुत लो हो जाता है और हमारी जो मार्केट शेयर होती है बहुत नीच बन जाती है, स्मॉल सेगमेंट तक हम चीजों को बेचते हैं. और लास्ट में हमारी जो मार्केट होती है, हमारी टोटल ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है वो वीक हो जाती है, जिसके अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है और हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं. सो ये 2 चीजें हैं आपके पास. इसलिए जो एटीएल मैट्रिक्स है आपका, वो आपका 4x5 का मैट्रिक्स है. 4x5. आपका जो 4 है वो है इंडस्ट्री की मैच्योरिटी और 5 है आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन. इसको बनाकर हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया है जिसमें हमारे पास इंडस्ट्री मैच्योरिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशंस है. ये है आपका एटीएल मैट्रिक्स. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसे कहेंगे एंशॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. एंशॉफ मार्केट प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज कॉल्ड एंशॉफ मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स. ना जो आपका एंशॉफ मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे मैट्रिक्स. एक करता है मार्केट के ऊपर और एक करता है प्रोडक्ट के ऊपर. एंशॉफ कहता है कि स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, स्ट्रैटेजी जो कि आप ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी मार्केट न्यू है कि ओल्ड है, आपका प्रोडक्ट न्यू है कि ओल्ड है. एंशॉफ भाई साहब कहते हैं अगर आप ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए. एक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, एक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए. मार्केट हमारी 2 तरह की होती है, न्यू मार्केट या ओल्ड मार्केट. प्रोडक्ट हमारा 2 तरह का होता है, न्यू प्रोडक्ट या ओल्ड प्रोडक्ट. तो हमने इस एंशॉफ मैट्रिक्स को इन 2 हिस्सों में बदल दिया.
कन्वर्ट कर दिया, विच इज मार्केट एंड प्रोडक्ट. सो सी योर डायग्राम, check out the diagram, you will find out a matrix which is called Anstroff growth share matrix. On your screen you can see this diagram. So when your market is old, when you have old market and you have old product, that stage I will call it as market penetration. Can you see this? When you have old market and old product, it's called market penetration. When you have new market and old product, that is called market development. When you have old market and new product, it is called product development. And when you have new market and new product, that is called diversification. देखो, market penetration होती है जहां हमारा प्रोडक्ट भी पुराना होता है और हमारा मार्केट भी पुरानी होती है, बट फिर भी आप एक्सपेंशन करना चाहते हो. तो आप दिमाग लगाइए, जब आपका प्रोडक्ट भी पुराना है, मार्केट भी पुरानी है, तो आप एक्सपेंशन कैसे करोगे? सोचो, प्रोडक्ट भी पुराना है और मार्केट भी पुरानी है, बट आप एक्सपेंशन तो करना ही चाहते हो. ये जिद है हमारी, हमें एक्सपेंशन करनी है. कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप करोगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. आप अपनी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दोगे. आप इतनी एडवर्टाइजमेंट करोगे कि लोग पागल हो जाए एडवर्टाइजमेंट सुन सुनकर, और वो आपके नए कस्टमर मजबूर हो जाए आपके प्रोडक्ट को खरीदने में. इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग करो. एग्रेसिव का मतलब ये नहीं गुस्से में मार्केटिंग करो. एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब है कि पागलों की तरह पैसा लगा दो मार्केटिंग के, क्योंकि आप और कहीं तो पैसा लगा नहीं सकते हो. और ग्रोथ का मतलब ही होता है कि पैसा लगाना बहुत जरूरी है. ग्रोथ के लिए देखो इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत जरूरी है. अब आपको पैसा लगाना है, मगर पुराने प्रोडक्ट पे और पुरानी मार्केट पे पैसा लगाना है. कैसे लगाओगे पैसा? ऑब्वियसली आप पैसा लगाओगे जब आपके पास ओल्ड प्रोडक्ट है और ओल्ड ही मार्केट है और आपको लगानी है इन्वेस्टमेंट. तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, और जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग आप करोगे इट इज कॉल्ड एग्रेसिव मार्केटिंग. पैसा लगा दो सारा, इतना जबरदस्त पैसा लगाओ कि कस्टमर मजबूर हो जाए, नया कस्टमर मजबूर हो जाए आपका प्रोडक्ट खरीदने में. और जैसे ही नया कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा आपकी होगी एक्सपेंशन. और इतनी बुरी तरह पैसा लगाओ कि जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो बिल्कुल नाजुक से कॉम्पिटिटर हैं, इनका सफाया हो जाए. इतनी बुरी तरह सफाया हो जाए कि दोबारा से ये मार्केट में घुस ना सके और उनके कस्टमर भी आपके बन जाए. क्या मजा आ जाएगा. और इसे कहेंगे एक्सपेंशन. इस तरह की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. ओके, नाउ सी दिस. मैं पहला पढ़ रहा हूं आपके लिए मार्केट पेनिट्रेशन, जिसमें हमारा पुराना मार्केट है और पुराना ही प्रोडक्ट है. ध्यान से देखो, पहली लाइन तो इसकी है इंट्रोडक्शन. इसकी स्टेटमेंट कितनी आसान है. मार्केट पेनिट्रेशन हमने वो नाम दिया है ग्रोथ स्ट्रेटेजी को जहां बिजनेस फोकस करती है सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. ये तो डेफिनेशन हो गई. अब देखिए इसका मतलब क्या है इस मार्केट का. मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी मच अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल. तो बिजनेस में कोई चीजेस नहीं करनी है. नो चेंजेस इन द बिजनेस. बिना चेंजेस किए हमें इसमें एक्सपेंशन आनी है. इट इज फोकसिंग ऑन द मार्केट इन द प्रोडक्ट इट नोज वेल. जिस मार्केट और प्रोडक्ट को आप अच्छे से जानते हो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है. इट इज लाइकली टू हैव गुड इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पिटिटर. तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में अच्छी नॉलेज है और हमारे कस्टमर के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पुराने हैं, इसलिए हमें ऑलरेडी नॉलेज है. सो देयरफॉर दिस स्ट्रेटजी विल रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट इन मार्केट रिसर्च. में हम पैसा लगाएंगे कि हमारे ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो हमारे है ही नहीं, जिनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते नहीं है. हमें उनको टारगेट करना है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें. सो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. इस स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. टोटल हमारे पास इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्या क्या है. मेंटेन करो या इंक्रीज करो अपने मार्केट शेयर को.
मेंटेन क्यों? हो सकता है आप स्टेबल हो, आप नंबर 1 हो, इसलिए आपको मेंटेन करना है या आपको इंक्रीज करना है मार्केट शेयर ऑफ योर करंट प्रोडक्ट। करंट प्रोडक्ट कौन सा है? आपका ओल्ड प्रोडक्ट। एंड दिस कैन बी डन बाय कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, या कोई और चीजें करना जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। सो ये तरीके हैं इस स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए। सेकेंड, सिक्योर डोमिनेंस ऑफ द ग्रोथ मार्केट। ऐसा काम करो, ऐसी स्ट्रेटेजी करो, अपने ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाओ कि पूरी की पूरी मार्केट में आपकी डोमिनेंसी हो, आप राजे हो। यू शुड बी द किंग ऑफ द मार्केट। आप अभी किंग नहीं हो मार्केट के, क्योंकि ये छोटे छोटे से नाजुक नाजुक से कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास थोड़े थोड़े कस्टमर्स लेकर बैठे हैं। आपको उनका सफाया करना है, और अगर आप उनका सफाया करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन, इतना जबरदस्त प्रमोशनल कैंपेन करना है ताकि जो कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट बिल्कुल अनअट्रैक्टिव बन जाए। कॉम्पिटिटर कहे यार ये हमारे लिए मार्केट है ही नहीं है, क्योंकि ये तो राजा बन गया है हमारी मार्केट का, इसने तो सफाया कर दिया, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करी है कि आज हमारा कस्टमर उनकी तरफ जा रहा है। और अगर हमारा कस्टमर उनकी तरफ जा रहा है तो हमें इस मार्केट को छोड़ देना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, और वो भाग जाते हैं इस मार्केट से। यही तो हमारा मकसद है स्ट्रैटेजी का, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन करना, मार्केट को हिला देना, मार्केट के अंदर ट्रिगरिंग कर देना। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है कि हम एक लॉयल्टी स्कीम लेकर आते हैं। जैसे आप आजकल शॉपिंग करना चाहते हो तो कहते हैं ना पॉइंट सिस्टम ऐड करो, हम पॉइंट्स जो बनेंगे आप आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, इसे कहते हैं लॉयल्टी स्कीम। इसको लॉयल्टी स्कीम करने से क्या होगा? और कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट देखो, मार्केट डेवलपमेंट। आपने नई मार्केट बनानी है। मार्केट डेवलपमेंट के नाम से क्या पता चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट ओल्ड है, बट आपने मार्केट डेवलप करनी है ना, तो आपकी मार्केट नहीं है। डायग्राम चेक करिए, मार्केट डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखो क्या है? ओल्ड प्रोडक्ट और नई मार्केट। सो ये स्ट्रैटेजी कौन सी है? पुराना प्रोडक्ट है, नई मार्केट है। नई मार्केट कौन सी हो सकती है? देखो, मैं सपोज जलंधर में अपना प्रोडक्ट बेचता हूं, जलंधर में मेरा प्रोडक्ट बिकता है, बट अब मैं नई मार्केट में चीजें बेचना चाहता हूं। तो नई मार्केट में अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं जलंधर से बाहर निकलूंगा, मैं लुधियाना में बेचूंगा, मैं चंडीगढ़ बेचूंगा, मैं संगरूर बेचूंगा, मैं कुरुक्षेत्र बेचूंगा। और जैसे मैं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचूंगा, मेरी नई नई मार्केट बनती जाएगी। तो मेरा पुराना प्रोडक्ट है और मार्केट नहीं है, कैसे बनी? अलग अलग स्टेट्स में जाकर चीजों को बेचने के लिए। जिन सिटीज में मैं चीजों को नहीं बेचता था, आज मैं उन सिटीज में जाकर चीजों को बेच रहा हूं। सो कैसे आप ये स्ट्रेटेजी लगाओगे? एक वर्ड लिखा हुआ है न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, स्टार लगा दीजिए। न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, नए शहरों में जाकर जब मैं अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचूंगा नई ज्योग्राफिकल मार्केट में, इफ आई एम सेलिंग माई ओल्ड प्रोडक्ट्स, तब मेरी नई मार्केट तैयार हो जाएगी। अगर मैं नई ज्योग्राफिकल मार्केट में अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचूंगा। एंड हाउ कैन आई डू चेंजेस? जिस नए शहर में मैं जाऊंगा, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में मैं जाऊंगा, वहां पर मैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदल दूंगा। नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं? क्यों? चंडीगढ़ में लोकल मेरी शॉप थी, अगर मुझे एक्सटेंशन करनी है तो मुझे नए लॉजिस्टिक्स के लोगों की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स के लोग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जैसे ट्रक, ट्रेन, प्लेन, कार, इन जरिए मैं अपने प्रोडक्ट को नए मार्केट में पहुंचाऊंगा। नई प्राइसिंग पॉलिसी, हो सकता है जलंधर में मेरी मार्केट है, मगर जैसे ही मैं कुरुक्षेत्र पहुंचू मैं अपना प्राइस गिरा दूं ताकि मैं नई जगह पर अपने प्रोडक्ट की एक्सपेंशन कर सकूं। यह स्ट्रेटेजी है हमारी अपने पुराने प्रोडक्ट को नई मार्केट में उतारने की। अब देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? नया प्रोडक्ट
But old market, product development is name given to strategy where business aim to introduce new product in existing market. अब यहां पर क्या मैटर करता है? ब्रांडिंग। लोग आपका नाम जानते हैं, लोग ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। थिंक अबाउट पतंजलि, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ऐसे हर रोज हर चैप्टर में कहीं ना कहीं तो घुस ही जाते हैं। थिंक अबाउट बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने हर रोज क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बट पुरानी मार्केट में। हर रोज सुबह 5 बजे अपनी पुरानी मार्केट के सामने खड़े होकर योगा करवाते हैं और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। सुबह 5 बजे एलोवेरा का लॉन्च किया था, अगले सीजन में सुबह 5 बजे साबुन लॉन्च कर दिया, सुबह 5 बजे च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया, सुबह 5 बजे ये लॉन्च कर दिया। बट मार्केट तो वही है, वही लोग हैं जो टीवी में उन्हें सुन रहे हैं। सेम पुराने लोग जो एलोवेरा का जूस पीते थे, अब बाबा रामदेव उन्हें कह रहे हैं कि एलोवेरा का जूस बेटा बहुत पी लिया है, अब नहाकर आए करो पतंजलि के साबुन से। वो लोग कहते हैं यस सर। वो कहते हैं बहुत नहा लिया, अब शैम्पू भी पतंजलि का यूज करो। लोग कहते हैं यस सर। वो कहते हैं आप बहुत शैम्पू लगा लिया, अब टूथपेस्ट भी हमारी यूज करो। कहते हैं यस सर। तो मार्केट वही है, वही लोग जो पहले योगा करने आते थे, और आज वही लोग नए प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं। एवरीडे नया प्रोडक्ट, एवरीडे नया प्रोडक्ट, बट पुरानी मार्केट है। So the strategy may require development of new competencies and require business to develop modified product. Baba Ramdev is bringing new modified product every time, new product, which can appeal to the existing market. Last is diversification. Diversification का मतलब है नया प्रोडक्ट नई मार्केट। आपका प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नहीं है। सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी यही है, सबसे रिस्की पार्ट यही है। जब आपकी मार्केट भी नहीं होती है, आपका प्रोडक्ट भी नया होता है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और आपने पैसा लगा दिया होता है। सो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि आप उस मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है मेरे प्रोडक्ट के साथ। इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। So diversification is the name given to the growth strategy where business market is new and the product is also new in the new market. It is inherently more risky strategy. Why it is more risky? Because your business is moving into those market जिसके बारे में उसको little knowledge है, बहुत कम knowledge है उसे इस मार्केट के बारे में। इसे हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। और उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिस बिजनेस ने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी लगानी है ना, इट शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम द स्ट्रैटेजी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक ऑनेस्ट असेसमेंट करे अपने रिस्क के बारे में। अगर आप अपने रिस्क के बारे में असेसमेंट नहीं करोगे और गलत असेसमेंट करोगे, भैया नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मार्केट का एक्सपीरियंस है, ना प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है। इसलिए सबसे एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, रिस्क एनालिसिस ढंग से कर लो, ऑनेस्टली कर लो। आपका काम बन जाएगा। रिस्क एनालिसिस ऑनेस्टली कर लो, आपका काम बन जाएगा। सो आपने क्या सीखा इस मैट्रिक्स के अंदर? आपने मैट्रिक्स में ये चीज सीखी है कि हमारे पास एनशॉप भैया कहते हैं कि स्ट्रैटेजी अगर लगाना चाहते हो ग्रोथ को लेकर, पैसा है ना आपके पास, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो ना, तो आपको दो चीजों फोकस करना, अपनी मार्केट और अपने प्रोडक्ट पे। आपकी मार्केट दो तरह की हो सकती है, नई या पुरानी। आपका प्रोडक्ट भी दो तरह का हो सकता है, नया या पुराना। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पहला है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है पुराना प्रोडक्ट पुरानी मार्केट। पुराना प्रोडक्ट पुरानी मार्केट के लिए आप क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त करोगे, एग्रेसिव मार्केटिंग करोगे, जिससे आपकी एक्सपेंशन हो जाए। दूसरी है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है पुराना प्रोडक्ट है, नई मार्केट है, क्या करूंगा मैं? नए ज्योग्राफिकल रीजन में जाऊंगा, अपनी पैकेजिंग बदलूंगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बदलूंगा, ताकि नई मार्केट मेरे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, ऑलरेडी ब्रांडिंग बन चुकी है, मुझे नया तरह का प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन,
नया प्रोडक्ट, नई मार्केट, ये बहुत रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि कंपनी इस जगह घुसने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, वो है रिस्क एनालिसिस करो, जो कि बहुत ऑनेस्ट रिस्क एनालिसिस हो। तो आपने दो चीजें पढ़ी है मेरे साथ, एक एनसॉफ और एक एडीएल। घर जाकर इन दोनों को अच्छे से स्टडी करिएगा क्योंकि पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस की तरह आता है। तो मैं आपको बहुत जल्दी थर्ड चैप्टर खत्म होते ही इसका टेस्ट लूंगा और उसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूंगा एनसॉफ, एडीएल और बीसीजी से रिलेटेड। घर जाके जरूर पढ़िएगा गाइस। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हैव अ गुड डे, गुड प्रोडक्टिव डे। घर जाके पढ़िएगा, कोई डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा गाइस। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। बाय बाय।